हर मर्ज का जिनके पास इलाज होता है, सर पर हीरो का नहीं जिम्मेदारियों का ताज होता है। ना त्योहार ना रविवार करते सेवा लगातार, वो केवल डॉक्टर ही हैं जिनसे स्वस्थ पूरा समाज होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर प्रशांत सक्सेना। वर्तमान में आप मेडिकल ऑफिसर का दायित्व निभाते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विंजकोट में। और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे बहुत कुछ बीमारियों के इलाज और उनसे बचाव के तरीके। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे रेडियो धूम में। धन्यवाद राघव जी। और डॉक्टर साहब, हम जानते हैं मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती और डॉक्टर बनने के लिए बहुत जतन करना पड़ता है, बहुत लगन से पढ़ना पड़ता है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर, आपने कोर्स कौन सा किया है, कहाँ से प्रैक्टिस की है, आपकी स्पेशलिटी क्या है? राघव जी, मैंने 2002 में रायपुर मेडिकल कॉलेज से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स किया था जी। रतलाम यूनिवर्सिटी से मैंने नेचुरोपैथी में योगा में डिप्लोमा किया। देर आफ्टर मैंने लखनऊ से छाव फाउंडेशन से पंचकर्म में स्पेशलाइजेशन किया है और मुंबई मेडिकल काउंसिल से मैंने स्किन डिजीज़ में डिप्लोमा किया है जी। और मैं अभी फ़िलहाल मेडिकल ऑफिसर, जैसा आपने बताया, विंजकोट में एक पीएचसी है, वहाँ पे मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पे हूँ। और रायगढ़ में ही लोचन नगर में मेरी मिसेस डॉक्टर प्रियंका सक्सेना का हॉस्पिटल है, उसमें पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। वो भी डॉक्टर हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो सर, जैसे हमने कहा ना कि आसान नहीं होता, आपने कितने सारे कोर्स किए, बहुत जगह से प्रैक्टिस भी आपने की। तो सर, आपने एक शब्द कहा पंचकर्म, हम जानना चाहते हैं पंचकर्म है क्या? जी जी जी, बहुत बढ़िया राघव जी। पंचकर्म एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी शब्द है, लेकिन लोग बाग की जानकारी में बहुत कम है जी। जैसे आपने देखा होगा, जो गाड़ियाँ होती हैं कुछ दिन बाद ख़राब होती हैं या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, ओवरऑलिंग कराने के लिए लेके जाते हैं जी, सर्विसिंग कराने के लिए लेके जाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी है, बॉडी में हम बहुत से कष्ट झेलते हैं, बहुत सी जिम्मेवारियों को निर्वहन करते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, उल्टा पुल्टा रहते हैं। धीरे धीरे हमारी बॉडी पूरी टॉक्सिक मटेरियल से पूरी भर जाती है। ऐसे कंडीशंस में जब तक हम उन टॉक्सिक मटेरियल का पूरा एलिमिनेट ना करें, बॉडी से बाहर ना निकालें, तब तक मेडिसिन्स भी जो है पूरे प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती। तो जब कभी कोई ऐसे रोग होते हैं जिनका दवाइयों से हम इलाज नहीं कर पाते, हमारी बाउंडेशंस हो जाती हैं, तब ऐसी कंडीशंस में बॉडी को पूरा प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पंचकर्म बेसिकली एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम बॉडी के टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम जो भी दवाई देते हैं वो लगभग 80 to 90% वर्क करती है और जो बीमारियां हैं बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती हैं। सर, इसमें सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकता है क्या? हाँ जी राघव जी, ये इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ दें जिसमें कि सर्जरी की नीड होती है तुरंत। कुछ केसेस में इवन जो स्पाइनल सर्जरी, नी सर्जरी, इन सब में भी पंचकर्म के बहुत ही मार्वलस रिजल्ट हम गेन करते हैं। और सर, जैसे आपने कहा प्योरीफाई, तो ये केवल ब्लड प्योरीफाई, और इसमें क्या क्या चीज़ रहता है? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे ब्लड से ही बहुत सारी बीमारियां आती हैं जी जी। तो इसमें क्या क्या प्योरीफाई होता है, और यदि कोई करवाना चाहे तो क्या रायगढ़ में उसकी सुविधा उपलब्ध है? और उसके मतलब लोग सोचते हैं ना कि यहाँ है कि नहीं है, और कभी कभी डाउट रहता है हमारे मन में कि यहाँ से अच्छे से होगा, लोगों का मानना रहता है कि बाहर शहर में ज़्यादा अच्छे से होता है। तो हम श्रोताओं को ये भी जानकारी मिल जाए कि रायगढ़ में होता है, अच्छे तरीके से होता है और उनका विश्वास बढ़ जाए जी। जैसा आपने बोला कि ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन की बात है, हम जो भी कुछ खाते हैं, हमारे शरीर में जो भी जाता है वो एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में ही जाता है। तो टॉक्सिक मटेरियल भी ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड स्ट्रीम में ही जाते हैं। तो जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है वो बॉडी के इंटेस्टाइन और दूसरे ऑर्गन्स की होती है। तो जब प्यूरीफाई हो जाते हैं वो, तो ऑटोमेटिक जब भी हम जो चीज़ खाते हैं वो प्यूरीफाई फॉर्म में ही फिर बॉडी में जाता है। तो बॉडी से जो एब्जॉर्बेशन होता है ब्लड के थ्रू, वो नॉर्मल डिटॉक्स होके ही बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो टॉक्सिफिकेशन की जो जनरेशन है बॉडी के अंदर में, वो ऑटोमेटिक टॉक्सिक मटेरियल कम हो जाते हैं और डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है। दूसरी चीज़ आपने बोला पंचकर्म की सुविधा रायगढ़ की। हाँ, तो रायगढ़ में हमारे लोचन नगर में ही जो आरोग्य संजीवनी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम 2003 से पंचकर्म की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जी। वो वर्ल्ड क्लास लेवल की हम पंचकर्म फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हमारा स्किल्ड स्टाफ रहता है। हमारी ये कोशिश है कि हम जो केरल, बेंगलोर जाते हैं हमारे देश के लोग, उनको हम यहीं पे
अपने अंचल में ही बहुत बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें। इससे उनका क्या होगा कि एक तो जो इकोनॉमी है वो भी कंट्रोल में रहेगी, बहुत खर्च होता है बाहर जाने पे, और दूसरी चीज़ हम उससे बेटर फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें गेन हो रहे हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया रिजल्ट हो रहे हैं हमें गेन। सर एक चीज़ और है कि यहाँ लोकल रहने से क्या है ना, लोग बार बार पूछ सकते हैं। हमारे भारत में ऐसा होता है ना कि कोशिश करते हैं ऑनलाइन कितनी भी चीज़ आ जाए, जब तक हम छू के नहीं देखते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है कि अपना है। तो सामने यदि डॉक्टर हैं तो उनसे बार बार हम प्रश्न कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस प्रकार के मरीजों का इलाज किया है और कैसा रिजल्ट रहा उसका। जी राघव जी, शुरुआत में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह ही मैं भी सर्दी खांसी और दूसरे इस टाइप की बीमारियों के ही मरीज देखता था। लेकिन मैंने ये देखा कि इन बीमारियों के इलाज करने वाले तो बहुत से डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसी बीमारियां जिनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, बहुत गंभीर बीमारियां हैं, उनके मरीजों को भी तो अच्छी सुविधा चाहिए। तो मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पंचकर्म और आयुर्वेद की तरफ टर्न किया। और इस 19 साल के मेरे कैरियर में मुझे सबसे ज़्यादा जो मरीज मिले वो स्किन डिजीज़ और स्पाइनल डिजीज़ और जॉइंट डिजीज़ के मिले। मैंने पंचकर्म को ही अपना हथियार बनाया जी। उन लोगों को इलाज दिया। और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे रायगढ़ के लिए भी, कि आज मेरे पास अमेरिका, कनाडा और साउथ कोरिया, यहाँ से भी मरीज पंचकर्म के इलाज के लिए आए हैं। और यही दिखाता है कि हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि जो वोकल एक पब्लिसिटी होती है, जो एक मरीज ठीक होकर जाता है दूसरे को बताता है, तब वो हमको कॉन्फिडेंस भी देता है बिल्कुल कि हमने जो इलाज दिया वाकई में उससे मरीज को फ़ायदा मिला है। तो इस तरह से अगर स्पाइनल डिजीज़, जॉइंट डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने गेन किए हैं अब तक। सर जैसे आयुर्वेदिक की हम बात सोचते हैं और बाकी एलोपैथी से कि बहुत देर में रिजल्ट आता है, तो इसमें कितना समय लग जाता होगा किस बीमारी को, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना या और भी कम, क्योंकि लोगों को ये भी पता चलना चाहिए हम इलाज कराने जा रहे हैं तो हमें कब तक इलाज मिल पाएगा या हम कब तक ठीक हो पाएंगे। जी जी जी, 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो अगर आप लंबी रेस चलना चाहते हैं जी तो आपको सुरक्षित रूप से चलना होगा। जी ये तो है। ठीक है, कुछ बीमारियां हैं जैसे अब जिनमें सर्जरी की जरूरत है। अब मैं बुखार हो गया किसी को, मैं बोलूं कि भाई पैरासिटामोल मत ले, तो ये भी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हुई। तो जहां अगर आपको इमरजेंसी इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है तो उन दवाइयों को लेने में कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत क्रॉनिक हैं, तो ऐसी क्रॉनिसिटी में मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि हमको जो है वो हमारी जो थेरेपी है, सेफ थेरेपी है, जो आयुष की थेरेपीज़ हैं, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, नेचुरोथेरेपी हो गया, इनको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में निरापद थेरेपीज़ होती हैं। समय की बात अगर हम कहें कि किस बीमारी में कितना समय लगता है, तो कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिसमें मरीज हमारे पास सर्जरी फेलवर होने के बाद आते हैं जी, यानी सारे इलाज करवा लेते हैं, आज 8-10 साल से ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं और वो भी हम 15 दिन में ठीक कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात कुछ है। बीमारियां ऐसी हैं कि आप 10 से 15 दिन में भी ठीक कर लेते हैं। कुछ बीमारियों के लिए ऐसा है कि आपको थोड़ा संयम रखना होता है, 2 से 3 महीने का टाइम कम से कम देना होता है। इवन हमारे पास तो IVF फेलवर केस आए हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे और वो हमने आयुर्वेद और पंचकर्म के थ्रू सिर्फ 3 महीने में प्रेगनेंसी के रिजल्ट उनको हमने दिए हैं। तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ या इलाज होते हैं वो बहुत लंबा समय लेते हैं। तो कुछ कुछ जगह पर जो है लिमिटेशंस हैं। बाकी अगर हम बात करें बीमारियों की तो मेरे हिसाब से 70% बीमारियों में जैसा नॉर्मल टाइम दूसरे इलाज में लगता है वैसा ही आयुर्वेद में लगता है। बहुत अच्छा लगा। और जैसे बताया ना, एक धारणा बन जाती है कि आयुर्वेद लगेगा तो हो सकता है हमारी छोटी सी बीमारी है 1 साल 1.5 साल तक वो हमने सुना था कि पुड़िया देते रहते हैं और उसका इलाज चलता रहता है। तो ये आपने सही कहा कि 70% कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका समय पर इलाज हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहते हैं, आजकल डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं कुछ लोग, मतलब ज़बरदस्ती तनाव ले लेते हैं, तो उसका क्या कारण है? राघव जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल कॉलेज में था, उस ड्यूरेशन में मैं रायपुर के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर अरुण मडरिया साहब के पास मैं प्रैक्टिस करता था, उनके साथ में प्रैक्टिस करता था। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं उसका 70% कॉज साइकोलॉजिकल कॉज होता है। जी,
यानी 30% तो वास्तव में आदमी बीमार होता है और 70% आदमी सोच सोच के बीमार हो जाता है। आज स्थिति यह है कि हम अपने खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखते, हमारा कोई रूटीन नहीं है। हमको जल्दी जल्दी हर जगह पहुंचना है, जल्दी जल्दी हर काम करना है जी। हमको हर चीज़ जल्दी पानी है। जो काम हमारे मम्मी पापा 60 साल में करते थे, ज़मीन लेते थे, मकान बनाते थे, आज की जनरेशन को वो 30 साल में सब कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। शुरू से ही बच्चे को लोड हो गया आजकल तो, कि मेरे को बड़े होकर कमाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर आता है हमारे ब्रेन पे जी। और वहीं से शुरू हो जाती है बीमारियाँ। हम्म। और वहीं से फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियां आजकल रूट से ही होना शुरू हो गई हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, हमें सब कुछ पाना है, मुझे भी पाना है और लोगों को भी पाना है, लेकिन अगर हम रिलैक्स होके अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करें तो हम काफ़ी हद तक अपने रूटीन को भी ठीक कर पाएंगे, खाने पीने को भी ठीक कर पाएंगे। और ये अगर रूटीन और खाना पीना हमारा ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ेस हैं, डिमेंशिया हो गया, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, या फिर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस हैं, हाइपरटेंशन वगैरह हो गया और शुगर वगैरह हो गया, ये ऑटोमेटिक काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, जो कि आज भारत में महामारी का रूप ले चुका है। इसलिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या, खान पान सब संभालें तो हम बीमारियों को बहुत हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो सर ये शुगर का भी रिलेशन है क्या डिप्रेशन से? क्योंकि अधिकतर हम सुने हैं कि शुगर की बीमारी एक बार किसी को हो जाती है तो लोग बोलते हैं लाइलाज है, ये तो हमेशा चलती रहेगी और इसके बाद कोई दवाई भी काम नहीं आती, तो ऐसा क्या? देखिए, शुगर की बात करूं तो शुगर 2 टाइप की होती है जी। टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, एक शुगर वो है जिसमें वास्तव में बॉडी में जो है वो इंसुलिन का सिक्रीजन जो है वो डिफिसिट हो जाता है, उस पर डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस पेशेंट्स को इंसुलिन बनना ही नहीं है जी। लेकिन जो दूसरा टाइप है उसकी बात करें तो उसका डायरेक्ट रिलेशन डिप्रेशन से है, क्योंकि डिप्रेशन में जो पेशेंट होता है उसको कुछ भी अपनी खबर नहीं होती है। कई बार तो ओवर ईटिंग भी शुरू कर देता है, उसका खाने पीने का कोई पैटर्न नहीं होता है और कोई एक्सरसाइज, कोई रूटीन, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ा कॉज बन के वो शुगर का आता है। तो अगर शुगर है किसी को तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अगर हम हार्मोन की भी बात करें, इंसुलिन की भी बात करें, तो वो भी हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है और ब्रेन अगर नॉर्मल है तो हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। और किसी ने कहा सर लोग ज़बरदस्ती टेंशन लेते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक व्यक्ति थे वो हमेशा टेंशन में रहते थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि आप टेंशन में क्यों हैं? तो बोले हमने सुना है कि कोई यदि इंसान की मृत्यु होती है तो उसको 4 लोग कंधे देते हैं। तो बोला हाँ, इसमें आपकी क्या टेंशन है? बोले हर कोई एक दिन मरेगा। बोले हाँ, उसको ये टेंशन थी कि सर जो आखिरी मरेगा उसको कंधा कौन देगा। तो ऐसा भी हो जाता है, तो लोग टेंशन से दूर हो जाएं। डॉक्टर साहब, अभी तो हमने आपसे बीमारियों की बात की और हमने सुना है कि आपको गाने का भी बहुत शौक है और हमने पता लगाया है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने 600 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। तो कलाकार तो एक आपके अंदर भी है, तो उसका क्या राज है, आप यदि बताना चाहें हमसे तो? हाँ राघव जी, बड़े सीक्रेट बातें आप बाहर लेके आ रहे हैं। क्या सर, हम रेडियो धूम वाले जिसका इंटरव्यू लेते हैं तो कुछ कुछ जानकारियाँ निकालते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म मुझे मिला आज से 2 साल पहले मिला। शौक तो बचपन से ही था। बचपन में स्कूल में प्रार्थनाएं कराया करता था, शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, तो वो बीज वहीं डल गया था गाने का। अच्छा। प्रार्थना करा के तो अब मुझे गाने का शौक तो था, लेकिन गाना बिना म्यूजिक के मजा ही नहीं आता था। बिल्कुल। गाता था तो लोग बाग भाग जाते थे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जी, जिसमें म्यूजिक के साथ साथ गाने थे। अच्छा, मैंने गाना वाला शुरू किया। जी हाँ, जी हाँ। फिर मैंने गाना शुरू किया। अब वो मेरा शौक मेरी वो परिणित हुआ, और ऐसा परिणित हुआ कि रोज ही गाना गाना शुरू कर दिया मैं। तो आज की डेट में अराउंड 650 के आसपास गाने मैंने गाए हैं। तो आपकी जानकारी एकदम सही है, पुख्ता है उस पर। तो वो मेरा खाली समय का सबसे अच्छा उपयोग वही है कि मैं जब भी स्ट्रेस में भी रहता हूँ तब भी गाने गाता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ तब भी गाने गाता हूँ। तो संगीत तो है सर कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, संगीत से स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है। और सर हम चाहते हैं कि आप इतने सारे गाने वहाँ गाए हैं, हमको थोड़ा सा एक गाना यदि आप 2-4 लाइन गुनगुना सकें तो। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमने
मेहमाना मंजिल और मुसाफिर हो गया, लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया मेरा हम सफर, तू हो गया बहुत बढ़िया। मतलब आपको सुन के ऐसा लगता है कि हम सुनते रहें। तो सर हम जानना चाहते हैं फेवरेट सिंगर कौन से हैं आपके? फेवरेट सिंगर समय के साथ बदलते जा रहे हैं। अच्छा। जब शुरुआत में छोटा था तो किशोर कुमार जी के ही गाने सुनता था, फिर सोनू निगम जी के गाने बहुत अच्छे लगने लगे। आज की डेट के जो सिंगर हैं, जुबिन नौटियाल साहब, अरिजीत सिंह जी, अरमान मलिक जी, उनके गाने बहुत ही मीठे, बहुत ही अच्छे हैं। नो डाउट समय के साथ गानों में और गायकी में बहुत सुधार भी हुआ है। वो पहले के गाने भी जितने मीठे थे, आज के गाने भी उतने ही मीठे हैं। सर अधिकतर ना कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं किन्हीं गानों में, पहले गाने हम जब सुनते थे तो ऐसा लगता था एक कहानी चल रही है, और आज के गाने हमने जैसे सुना है कि डिस्को ज़्यादा बजता है। तो इसमें आपको कौन से पसंद आते हैं, डिस्को वाले कि जिनमें कहानी समझ में आती है? जैसे मैं कुछ गानों को सुनता हूँ तो खो जाता हूँ, कुछ के शब्द मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस बारे में आप? गाने में मेलोडी होना चाहिए जी। गाना कुछ भी हो, ठीक है, हाँ, लेकिन उटपटांग जो होते हैं वो थोड़े से मज़ा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर गायकी के साथ साथ थोड़ा मीनिंगफुल हो तो अच्छा लगता है। तो सुनने में रिलैक्स भी फील होना चाहिए, यानी हमारा बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, गानों से बीपी रिलैक्स होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे वाइफ के बारे में बताया, वो भी एक डॉक्टर हैं, तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जब दोनों एक ही पेशे में हों तो समझने में समझाने में आसान हो जाता है। तो आपका ये सफ़र कैसा चल रहा है और कहाँ मुलाकात हुई, थोड़ा सा यदि आप इसमें रोशनी डालें तो? जी बिल्कुल, रोशनी हम पूरी ज़बरदस्त रोशनी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, हाइलोजन जला दीजिए आप। हाइलोजन जला देते हैं इसमें। जीवन संगिनी बनी वो कॉलेज से ही बन गई। अरे क्या बात। कॉलेज में जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो मैं तो पहचानता भी नहीं था, मैं बहुत शाई किस्म का था स्कूल में। मुझे तो स्कूल में हमारे साथ कौन पढ़ा, कौन लड़कियां पढ़ी, वो भी बहुत पहचान नहीं पा रहा था मैं। कॉलेज में जाने पे भी फर्स्ट ईयर में मैं नहीं जानता था कौन है। कॉलेज में जैसे मैं डॉक्टर बनने गया था तो उनसे भी मुलाकात हॉस्पिटल में ही हुई। वो एडमिट हुई, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। तो एज ए कलीग को जैसे हम देखने जाते हैं तो हम भी गए थे देखने के लिए, बस वहीं पे आंखें चार हो गई हमारी। क्या बात। उसके बाद शादी भी इत्तेफाक से भगवान की कृपा से उनसे ही हो गई। वो आज हमारा बहुत अच्छा साथ निभाती हैं। बच्चों की बहुत अच्छी मदर हैं, मेरी अच्छी लाइफ पार्टनर हैं, मेरी अच्छी बिजनेस पार्टनर हैं। ओवरऑल मैं उनके बिना इनकम्प्लीट हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा सर। और कहते हैं ना कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे शादी हो जाए ये आसान है, मगर जिससे शादी किए हैं उसी से हमेशा प्यार करते रहना ये बड़ी बात है। तो ये आपके अंदर टैलेंट है। थैंक यू, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब रेडियो के आप बहुत समय से श्रोता रहे हैं, तो इस भाग दौड़ भरे जीवन में रेडियो का महत्व कहीं कोई बोलते हैं कम होता जा रहा है, तो आपका क्या मानना है? और आप रेडियो धूम में आए हैं तो आपको क्या लगता है रेडियो धूम के बारे में, यदि आप कुछ कहना चाहें तो? रघु जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो रेडियो धूम है, वो तो वास्तव में यहाँ के लिए संजीवनी साबित होगा। जहाँ तक ने औचित्य और अस्तित्व की बात करी आपने, तो आप विजुअल मीडिया हर जगह तो नहीं देख सकते जी, लेकिन ऑडियो आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से चलते फिरते बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो कि आपके लिए उपयोगी भी हैं और आपके लिए रिलैक्सिंग भी हैं, तो वो बहुत अच्छा मीडिया साबित हो सकता है। रेडियो धूम 89.6 की बात करूं आपके, तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है कि ऐप के थ्रू भी ये लोगों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। नॉर्मली FM क्या है, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ख़त्म। हम गाड़ी में जा रहे हैं, सुनते सुनते अचानक से घर घर घों घों होता है। जी जी। लेकिन आपका ऐप जो है जी, ऐप के थ्रू अगर हम इसको चालू रखते हैं तो हम कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो तो कहीं भी हम इसको सुन सकते हैं। तो आपका धूम तो बहुत अच्छा है ही, और रेडियो एक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि धीरे धीरे लोग उसे फिर से उसकी तरफ मुड़ने लगे। बीच में एक ड्यूरेशन था जब रेडियो से लोग बाग हट गए थे, लेकिन अब गाड़ियों में FM ही चलते हैं लोग, ना पेन ड्राइव लगाते हैं ना ब्लूटूथ से चलाते हैं, FM चालू कर दिया
उनकी गाड़ी चलती है तो एफएम जरूर चलेगा। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं के लिए, चाहे इन बीमारियों से संबंधित हो, डिप्रेशन से संबंधित हो या कुछ शौक, जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार छुपा रहता है, तो इसका भी कुछ असर पड़ता है क्या बीमारियों को दूर करने के लिए या उनसे लड़ने का जज्बा मिलता है? जी, युवाओं के लिए सबसे पहले मेरा निवेदन है ये जी कि आज की डेट में जो एडिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा नशा का जो एक काम बहुत बढ़ गया है, हमें ये चाहिए कि नशे को हम पे हावी ना होने दें, जी नशा हमको ना खाए, इसका ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखें कि वो थोड़े रिलैक्स रहे, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील ना करें। हमें पाना सब कुछ है, लेकिन हमें अपने आप को नहीं खोना है। अपने आप को बचाकर हमारा अमूल्य जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना है। देखिए, सांसें गिनती की होती हैं। आधी जो उम्र है हमारी, वो रात को सोते हुए और सुबह अपने जो डेली रूटीन निपटाते हुए निकल जाती है। जी जी यानी 12 घंटे तो हमारे दिन के ऐसे ही जाते हैं। जी तो 12 घंटे चले गए, मतलब 12 घंटे एक दिन के बचे। मतलब अगर हमारी लाइफ 80 साल की है, जो कि अब 60 साल मानिए, जी तो हमारे पास आधे साल ही बचे, 30 साल। ठीक है, अब उस 30 साल की उम्र हमारे पास जीने के लिए है, और उस 30 साल की उम्र में भी हम दूसरों के बारे में उटपटंग बातचीत करना, किसी बात को ज़्यादा सोच सोच के स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, तो हम अपनी आधी लाइफ में से और आधी लाइफ वैसे ही बर्बाद कर देंगे। तो हम अपने लिए और क्रिएटिविटी के लिए क्या रखेंगे? जी इसलिए सबसे पहले मेरा ये सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने स्ट्रेस को दूर भगाइए। और म्यूज़िक, जैसा आपने बोला म्यूज़िक का रोल, तो म्यूज़िक का रोल तो बहुत बड़ा है, नो डाउट। आज तो हम अपने मेडिकल लाइन में भी म्यूज़िक थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। यानी बड़े बड़े नर्सिंग होम्स में भी, अभी कोविड सिचुएशन में भी जब पेशेंट्स डिप्रेशन में चले गए थे, तो उनके साथ भी हमने म्यूज़िक थेरेपी का ही यूज़ किया उनको रिलैक्स करने के लिए। तो आप एक हॉबी के रूप में म्यूज़िक को आप अपना सकते हैं। आप गाना नहीं गा सकते, कोई बात नहीं, म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक बजा नहीं सकते तो क्या हुआ, सुन तो सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते ठीक है। हैं। तो सुनिए, आप म्यूजिक को सुन के भी अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। और अगर आप रिलैक्स हैं तो इस देश के लिए आप एक मूल्यवान व्यक्ति साबित हो सकते हैं। तो अपना मूल्य पहचानिए और अपने आप को खोने से बचाइए। ये बहुत अच्छी बात कही। और डॉक्टर साहब, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत फिट हैं, स्मार्ट हैं। इसका क्या राज है? आप क्या करते हैं? योगा करते हैं कि खुश रहने के लिए केवल म्यूजिक ही सुनते हैं? और किस प्रकार अपने आप को इतना फिट रख पाते हैं? यदि ये बता दें तो और अच्छा हो जाएगा। और आपने एक चीज़ और कही थी स्किन के बारे में, तो आजकल लगभग सभी की यही प्रॉब्लम है, और ख़ासतौर से रायगढ़ में देखते हैं धूल वगैरह ज़्यादा रहती है। तो स्किन का क्या इफेक्ट होता है? आपकी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, इसका भी राज बताते जाइए हमें। ये सब चीज़ों का मैंने आपको जवाब अभी दिया था थोड़ी देर पहले। मैं खुश रहता हूँ। हाँ, ये तो है। कोशिश करता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ, और वो काफ़ी हद तक फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, मैं योगा करता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाता हूँ। और ऐसा है, थोड़ा सा रेगुलरिटी कई बार नहीं हो पाती है, लेकिन जहाँ से भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनफिट हो रहा हूँ तो इमीडिएटली कंसंट्रेशन देकर वॉकिंग, योगा मैं रूटीन में अपने ले आता हूँ, और अनफिट होते होते फिर से फिट होने लगता हूँ। तो फिटनेस के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है कि आप योगा करिए। और म्यूज़िक सुन के ही मैं ठीक हो जाता हूँ, आप बोल रहे हैं तो ऐसा है। जब मैं स्ट्रेसफुल रहता हूँ तो म्यूज़िक सुन के अच्छा हो जाता हूँ। बाकी फिटनेस के लिए और ग्लो के लिए तो मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि आप लोग योगा करिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह की जो हवा होती है ना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। बिल्कुल। तो सुबह उठिए और अपने रूटीन को बहुत मैनेज करके रखिए, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या चाहिए। और सर, हमने सुना था एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर लिखा था, वो ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करते थे बाईपास, तो उन्होंने लिख के रखा था कि यदि दिल खोल लेते हंस बोल के यारों के साथ, तो आज हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। बहुत सही, हाँ जी। तो सर, जाते जाते आप एक गाना सुनना चाहें यदि कोई? हाँ जी, एक गाना जो मैं आप सभी के लिए मैं इसको सुनाना चाहूँगा जी। कि जो मैं अब कह रहा हूँ वही गाने के रूप में, कि आप लोगों के मुस्कुराने की वजह बनिए, खुद भी मुस्कुराइए
और ऐसा बनिए कि आपके बारे में सोचकर या आपको सुनकर लोग बाग मुस्कुराएं। सर, आपसे हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली और हमें उम्मीद है आप ऐसे ही हमारा और हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन करते रहेंगे और रेडियो धूम में आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद रघु जी। और सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे 2 पंक्तियां और याद आती हैं। मुस्कुराहट लाते हैं दूसरों के जीवन में, इसका ये मतलब नहीं कि इनके पास गम नहीं होता। सच कहूँ तो इंसान के रूप में डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होता। धन्यवाद। डॉक्टर भी आम इंसान ही है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। चाहे गम हो चाहे खुशी हो, अपने आप को हमेशा ऐसा बना के रखिए कि आप स्माइलिंग रहें हमेशा। बिल्कुल सर। तो सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धूम 89.6, आपने हमें यहाँ बुलाया और ये हमारा सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर प्रशांत सक्सेना। और आज इस प्रोग्राम में प्रस्तुति सहयोग रहा पवन मिश्रा का और संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। अब अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी प्रोग्राम में। तब तक आप रेडियो धूम सुनते रहिए, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी है अब हमारी।